मानवता को छाया देते वो वैचारिक अश्वत्थ हैं, वो सभ्यता की हैं विरासत, गांधी शाश्वत हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। महात्मा गांधी के महान योगदानों के कारण विश्व में उन्हें आज भी याद किया जाता है। भारत में उन्हें राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र में उनके जन्मदिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बापू के विचार सदैव प्रासंगिक रहे हैं, चाहे वो आज का स्किल इंडिया हो या स्वच्छ भारत अभियान। बापू हमारे प्रयासों में आज तक गूंजते हैं। जहाँ तक गांधी जी के व्यक्तित्व और रेलेवेंस का सवाल है इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, गांधी जी इज नॉट merely a name. He is kind of complete philosophy by himself, and thereby he is not confined within a particular geographical location or a particular time frame. So he has gone far beyond time and space. So the philosophy of Gandhiji is not only applicable and relevant for Indian subcontinent India, but for the entire globe together. Thereby, Gandhiji is in fact more relevant today than what he was relevant in his own time. आचार्य कृपलानी के अनुसार महात्मा गांधी के सभी विचारों का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हमें उनके शिक्षा संबंधी विचारों में मिलता है। गांधी जी ने 1937 में हरिजन के एक लेख में लिखा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक या मनुष्य में जो श्रेष्ठता है उसकी संपूर्णता का विकास करना, अर्थात शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का विकास करना। केवल साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। साक्षरता शिक्षा का ना तो आरंभ है और ना ही अंत। शिक्षा का मतलब केवल कुशाग्र बुद्धि होना ही नहीं है, केवल शरीर से बलवान होना ही नहीं है और ना ही सिर्फ आध्यात्मिकता की सीढ़ियां चढ़ना है, वरन इन सभी तत्वों के सही समावेश करके सर्वांगीण रूप से विकसित होना ही असली शिक्षा है। पश्चिमी नीति की कमियों के कारण उन्होंने 1938 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वर्धा में बुनियादी शिक्षा और नई तालीम के रूप में पहली बार स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को लागू करने का प्रयास किया। गांधी की शिक्षा को जानने से पहले एक मिनट में हमें कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जिस शिक्षा का जवाब दे रहे हैं वो औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली है, जिस पर फोकस किसका है। जैसा मैकॉले कहते हैं कि हम ब्राउन कलर ऑफ इंग्लिशमैन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो ब्लड एंड कलर में तो इंडियन होंगे लेकिन टेस्ट में, मोरल्स में इंग्लिश होंगे। तो ये जो करप्टेड वर्जन ऑफ इंडियननेस को जो लाने की जो कॉलोनियल कोशिश है, साथ ही साथ जो अगला वुड्स डिस्पैच है जो 1854 में आया, वहां पर पूरी शिक्षा प्रणाली का केंद्र था विद्यार्थियों को परीक्षा में बिठाना और पास कराना। 1857 के जो तीनों विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, सब ये एग्जामिनिंग बॉडी थे। गांधी इस परीक्षा आधारित कॉलोनियल सिस्टम का जवाब देते हैं 1937 के वर्धा शिक्षा प्लान में, जहां पर वो बात करते हैं कि 7 से 14 वर्ष को हम प्राइमरी एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी रखेंगे। ये उस बात का जवाब है जो कि मेवाले ने कहा कि हम इन्फिल्ट्रेट करके पहले इलिट्स को पढ़ाएंगे, फिर हम निम्न वर्गों तक आएंगे। तो गांधी जब मास कंपलसरी एजुकेशन 7 से 14 साल के बच्चों की बात करते हैं तो वो मेवाले को जवाब देते नजर आते हैं। जब वो साउथ अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म में रह रहे थे तब उन्होंने इसके बारे में सोचना शुरू किया कि कैसे भारतीयों को एक नवीन भारत बनाने के लिए एक अलग तरह की शिक्षा की आवश्यकता है। और फिर उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू किया कि हमारे देश में मॉन्टेसरी शिक्षा या नर्सरी एजुकेशन या किंडरगार्टन एजुकेशन का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं। तो उसके बाद उन्होंने इस बारे में भी सोचना शुरू किया कि प्री बेसिक एजुकेशन ही होनी चाहिए। तो 7 वर्ष के पूर्व आयु के बालकों के लिए उन्होंने सोची प्री बेसिक एजुकेशन और उसके बाद उन्होंने सोची बेसिक एजुकेशन। तो ये जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन थी, जो 7 वर्ष से पूर्व के बालकों को दी जानी थी, इसमें
उन्होंने ये माना कि बालक की शिक्षा घर परिवार से शुरू होती है और इसलिए सामंजस्य बिठाना चाहिए टीचर्स और मदर्स के बीच में। जबकि उनकी जो 7 साल से बड़े बच्चों के लिए शिक्षा का सिद्धांत था, जो बेसिक एजुकेशन थी, और उसी को उन्होंने नई तालीम का शब्द दिया था, उसमें उनका ये विचार था कि ज्ञान और काम इन दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। नई तालीम का उद्देश्य केवल साक्षरता बढ़ाना नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज को बनाना था। देह, मन और आत्मा तीनों के संपूर्ण विकास के लिए उद्देश्यपूर्ण श्रम पर बल दिया गया। बापू का कहना था कि शिल्प और कला शिक्षा के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इसलिए बालक को अक्षर से पहले शिल्प एवं कला सिखाई जानी चाहिए। रोजगार परक शिक्षा भी वर्धा शिक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा थी। अपनी बुनियादी शिक्षा के विषय में बात करते हुए गांधी जी ने कहा कि सा विद्या या विमुक्तये का प्राचीन कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले था। यहाँ विद्या का अर्थ आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है और ना ही विमुक्ति मोक्ष का प्रतीक है। यहाँ विद्या का अर्थ मानवता की सेवा में सम्मिलित हर एक प्रयास से है तथा विमुक्ति का भाव हर एक भृत्य भाव से मुक्ति से है। What Gandhiji has believed that education is not a process to confine yourself in material, physical objects. He was of the opinion that education is something which liberates us from all physical confinements. इसी कथन को वनस्थली विद्यापीठ ने अपने ध्येय वाक्य के रूप में अपनाकर बापू की शिक्षा की विचारधारा को भी अपनाया है। बुनियादी शिक्षा के सर्वांगीण विकास पर अमल करने के लिए वनस्थली विद्यापीठ ने एक अनोखी विचारधारा को धारण किया है जिसे हम पंचमुखी शिक्षा कहते हैं, जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों का संपूर्ण विकास होता है। पंचमुखी शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी का बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक, कला विषयक एवं व्यावहारिक विकास होता है। बापू की रोजगार परक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अनौपचारिक शिक्षा केंद्र में ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा एवं रोजगार दोनों ही उपलब्ध कराए जाते हैं। वनस्थली ने आसपास के गांव को भी साथ लिया और इस रूप में वनस्थली एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज तैयार करने की कोशिश में नजर आती है, जहां पर तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति हमें आसपास के गांवों से, समाज से और विभिन्न तरह के वर्गों से। इस रूप में वनस्थली अपने आप में गांधीवाद का परिणाम नजर आता है। गांधी जी ने कहा था कि बेहतर रूप से शिक्षा देने के लिए विद्यालय को घर का ही विस्तार होना चाहिए। इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए वनस्थली विद्यापीठ अपने आप को वनस्थली परिवार के रूप में भावनात्मक जुड़ाव से संगठित करता है। विद्यापीठ में छात्राओं द्वारा अपने व्यक्तिगत कार्य स्वयं ही किया जाना बापू के स्वावलंबन के स्वप्न को साकार करता है। आज जहाँ सारे हॉस्टल, सारे शिक्षक, सारे शैक्षणिक संस्थान इस बात की बात करते हैं कि कैसे हम एसी क्लासरूम्स बनाए, बच्चों को आराम दें, वनस्थली स्वावलंबन की बात करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे हर छात्रा जो है सभी काम करने में निपुण है। वो छात्रा अपना कमरा साफ कर सकती है, अपने कपड़े धो सकती है, वो खाना बना सकती है, वो दूसरों की परिचर्या कर सकती है, सेवा शुश्रूषा कर सकती है और ज़रूरत पड़े तो लड़ाके विमान भी उड़ा सकती है। आज सूचना क्रांति के रूप में नए संसाधनों का प्रयोग हम गांधी जी की विचारधारा को प्रसारित करने में कर सकते हैं। Today we are living in a technologically driven world. I can say 20th century and post 20th century is basically a world of digital revolution. Now this digital revolution has not only made life of the people simpler, but it has also allowed them to know the philosophy and knowledge which is about the life of the great thinkers like Gandhiji, very accessible to the remote area of the villages.
Thereby, we talk about digital humanities and digital form of knowledge. Now, the people living in the remote area of the village can also access the philosophy, life, and teaching of Gandhiji, sitting far, far, far above or far, far beyond the mainstream of the educational system. गांधी में हमें मिलती है एक ऐसी मजबूती से बयां की गई शांत आवाज जो डर और अनिश्चय के लेश मात्र से भी परे है। एक संदेश जो प्रासंगिक है हर काल के लिए, हर पीढ़ी के लिए, जो हुई है या होगी। विश्व ने उन्हें सुना है, उन्हें सम्मानित किया है और वो फिर ऐसा करेगा हमेशा।